जैसे बात किया था हमने कि हम तो ग्रेविटेशन के लिए वीडियो एक प्रिपेयर करेंगे, तो ये रिवीजन के जैसा ही रहेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो रिवीजन जैसा ही देखो और वन शॉट में देख के ख़त्म कर देना, ठीक है। अब हम देखते हैं तो ग्रेविटेशन है क्या। तो ग्रेविटेशन हम एक तो कॉमन, हम यहाँ तो टर्म के लिए बोलते हैं, कॉमन टर्म के लिए बोलते हैं, हम जानते हैं न्यूटन ने इस टर्म को एक्सप्लेन किया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ में ये समझाया जाता है कि एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मानते हैं दो ऑब्जेक्ट है M1 एंड M2, ये इनका तो डिस्टेंस इनके सेंटर से इनका डिस्टेंस मान लो तुम d है, d ये डिस्टेंस हो गया, और इनका एक अट्रैक्शन एक दूसरे की ओर है, एक दूसरे की ओर है। तो इसको हम फोर्स कह देते हैं, F1 एंड F2, मास 1 से फोर्स, ठीक है, वो F1, मास 2 से फोर्स वो F2। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे वो अट्रैक्ट हो रहा है ऑपोजिट ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए एक तो डेफिनेशन लिख लेंगे पहले। इट स्टेट्स दैट देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between masses M1 and M2 which directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between objects, ठीक है। ये होता है इसका डेफिनेशन, जो अभी हमने देखा कि ये क्या बता रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मासेस M1 एंड M2, दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझाता है, ठीक है। अब इसके लिए हम एक चीज़ देखते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ठीक है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस फ्रॉम और टू डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इससे F का एक फॉर्मूला निकल के आता है, इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन d स्क्वायर, जिसमें G क्या है, where G is gravitation constant, और इसकी जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अभी ये जो वैल्यू है ये हर एक जो ऑब्जेक्ट, अगर हम बोलते हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, उसके अट्रैक्शन को हम इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके तो मासेस को, ये फार्मूला तुम यूज़ करके तुम उसके तो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्चुअली इसकी वैल्यू जो है वो तो कांस्टेंट है फॉर एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका यूनिट का ध्यान रखना। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ तो लॉ ये कहता है कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि हम तो ग्रेविटेशन जो बोल रहे हैं, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। दो मासेस के बीच का फोर्स है, लेकिन ये नॉन कॉन्टैक्ट है। ये ऐसा नहीं है कि उस पर जाके तो कोलाइड हो जा रहा है, ये इस पर तो कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ये तो कांटेक्ट होके ये फोर्स अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये दूर से भी अट्रैक्शन कर ले रहा है, ठीक है। कांटेक्ट अगर आपने किसी से हाथ मिलाया तो वो हाथ से जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब आपने किसी के हाथ को बहुत जोर से आपने पकड़ लिया,
फिर उस पे एक अट्रैक्शन होगा जो और यहाँ 2 इंसान हैं जो अपने हाथों को दोनों ने अपने हाथों को दूर-दूर रखा है। अगर वो हाथ दूर-दूर है, तो उसमें कोई फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे कोई भी तो कॉन्टैक्ट फ़ोर्स नहीं है। कोई भी तो कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में। वैसे ही फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर तो ग्रेविटेशन में हम कह सकते हैं कि इसमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ये इस फ़ोर्स को अप्लाई होने के लिए। ये एक सेंट्रल फ़ोर्स है और इट इज़ ऑलवेज़ अट्रैक्टिव इन नेचर। अब ऐसा कहीं नहीं देखा होगा कि ग्रेविटेशन के रीज़न से कोई 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ग्रेविटेशन के रीज़न से कोई 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आ सकते हैं, दूर नहीं जा सकते। ठीक है? अगला आता है हमारा जो अभी देखा था हमने ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये वाला टर्म आता है। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसको लिख लेंगे ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये क्या बता रहा है कि जी की वैल्यू जो होती है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इसमें अगर अगर इसमें हमें और भी देखा जाए तो हम इसमें देख सकते हैं जैसे फोर्स का जो फॉर्मूला भी देखा था हमने, G m1m2 अपॉन डी स्क्वायर देखा था। अगर इसको थोड़ा सा हम तो डेराइव करें और Fx या एफ डी स्क्वायर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू जी लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो तुम्हारा यहाँ पे तुम देख सकते, देखने को साफ साफ तो मिल सकता है कि जो तुम्हारा यहाँ पे यूनिट आता है ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशनल तो कांस्टेंट का, वो कैसे निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हो फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस है 2 ऑब्जेक्ट के बीच का, तो वो तो डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास। तो इसमें क्या हो रहा है, तो के जी स्क्वायर इक्वल्स टू जी। तो ये इसका यूनिट हो सकता है, ये इसका यूनिट हो सकता है, तो इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका यूनिट, इसका ऐसा यूनिट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट देखो साथ साथ करो, ज़्यादा बेटर है। अगला ग्रेविटेशन, तो कांस्टेंट तो हमने देख लिया। अब देखेंगे, अब इसमें तो ग्रेविटेशन का अगला तो पार्ट होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के रीजन से, ग्रेविटी के कारण होने वाला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये वही चीज़ है जैसे एक एक बॉल को तुम जब ऊपर उछालते हो तो वो जब वापस आता है तो वो एक एक्सेलरेशन गेन तो कर लेता है। हाँ, ये अलग बात है, वो एक एनर्जी गेन करता है, काइनेटिक और तो पोटेंशियल तुमने देखा है, तो वो उसके सेंस में हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, बट वो जो एक अट्रैक्शन नीचे की ओर है वो इट इज़ ड्यू टू दी ग्रेविटी। तो वो तो काइनेटिक और पोटेंशियल वाला ये जो केस हो रहा है ये ड्यू टू दी ये ग्रेविटी ही हो रहा है। ठीक है, अब इसका एक तो डेफिनेशन छोटा सा लिख लेंगे, द ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉलिंग, इज फ्री फॉलिंग ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, due to the force of gravitation which is also called which is also called force due to gravity। ठीक है, सिंपल है, ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉलिंग ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है क्योंकि एक फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन है जिसको हम फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। अब इसी फोर्स ऑफ द ग्रेविटी के कारण, फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी है, इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। छोटा जी, ठीक है, छोटा जी बड़ा जी ये सब देखेंगे, ये सब तुमको तुम्हारा डेरिवेशन में नोट्स में है, चेक करोगे एक बार कि ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो कैसे आ रहा है, ये तुम एक बार चेक करोगे। ठीक है,
अब इसमें तुम तो देखोगे कि ये जो आता है, इसमें ये बता सकते हो कि तो वेरिएशन क्या आएगा जी में? जी में क्या वेरिएशन होता है? तो इसके लिए हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी का एक छोटा-सा यहाँ टॉपिक होता है कि जी में जो वेरिएशन, अब देखो ये चीज़ जो है ना, ये 9.8 मीटर तो पर सेकंड स्क्वायर, ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू है। इसके लिए पूरा यहाँ डेरिवेशन नोट्स में है, एक बार नोट्स को चेक करो। तो वेरिएशन होता है क्या जी में? जी की वैल्यू में क्या जी की वैल्यू हर जगह सेम होती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर 1, पहला, जब एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, ड्यू टू एल्टीट्यूड, अब हाइट जब तो बढ़ती है, एल्टीट्यूड ये तो बदलता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बदलेगा। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बदलेगा। डिस्टेंस इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बदलेगा और डिक्रीज होगा। डिस्टेंस इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। जितना ऊपर जाएंगे उतना ग्रेविटी तो कमजोर होगी। जितना हम तो ग्रेविटी के सेंटर से पास रहेंगे, हम अर्थ के सेंटर से पास रहेंगे, उतना ज़्यादा ग्रेविटी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। ठीक है, अगला, ड्यू टू डेप्थ के भी कारण। ठीक है, डेप्थ बढ़ेगा तो जी की वैल्यू जो है वो भी उसके अनुसार बदलेगी। डेप्थ बढ़ेगा तो जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। जो यह थर्ड है कि वो है ड्यू टू अर्थ्स शेप। अब अर्थ का जो शेप है वो एक जैसा नहीं है। वो तो पोल पे अगर हम देखें और इक्वेटर पे हम देखें तो वो अलग अलग वहाँ पे उसका हाइट है। जैसे अगर हम डिस्टेंस बोले तो डिस्टेंस को हम आर से डिनोट कर रहे हैं। आर इक्वेटर जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन आर पोल होगा। ठीक है, अब हमने देखा कि जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाती है। तो यानी कि जो ग्रेविटी एट इक्वेटर होगा वो तो लेस देन होगा ग्रेविटी एट पोल। ग्रेविटी एट इक्वेटर होगा वो लेस देन होगा ग्रेविटी देन पोल। अब तुम ये तो देख सकते हो कि ये जो लोकेशन है, ये अर्थ है मान लो, तो ये इक्वेटर है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो तो डिस्टेंस है वो यहाँ ज़्यादा है इन द कंपैरिजन ऑफ दिस वन। ठीक है, ये तो कम है क्योंकि ये थोड़ा सा, अब हम जानते हैं हमारा अर्थ का शेप जो है वो जियोइड है, तो वो ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट है, नीचे से और ऊपर से फ्लैट है थोड़ा सा। ठीक है, ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स शेप ये चीज़ होता है। ये शेप जो है, ये शेप के ही तो रीज़न से इक्वेटर पे ये आर इक्वेटर हो गया और ये आर पोल हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो कम होगा, आर पोल वाला जो तो डिस्टेंस है वो यहाँ पे इक्वेटर वाले से जो डिस्टेंस रेडियस है उससे तो कम होगा। ठीक है, तो अब जब इक्वेटर के मुकाबले डिस्टेंस अगर तो कम है, रेडियस अगर तो कम है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशन यहाँ पे जी पोल का ज़्यादा होगा जी इक्वेटर के मुकाबले। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो मून है हमारा, मून में जो तो ग्रेविटी है वो एक्सेलरेशन तो नॉट ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 ऑफ द ग्रेविटी एट अर्थ है। यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून है, वो 1/6 है। 1/6। अब ये 1/6 तो किसका है, ऑफ द ग्रेविटी। अब हम 1/6 बोल रहे तो कंपेयर कर रहे हैं ना, ऑफ द ग्रेविटी एट अर्थ। अर्थ पे जो भी ग्रेविटी है उसका 1/6 इज एट मून। तो यहाँ तो ग्रेविटी एट अर्थ इज इक्वल्स टू 9.8 हम जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। और ये अगर हम मून के लिए हम करें तो ये हो जाएगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। चलो आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक आता है वेट और मास का। वेट एंड मास।
रुको, तो पेज का ओरिएंटेशन चेंज मैं तो कर लूँ। ठीक है, चलो हो गया। तो अब तो वेट और मास के लिए एक तो डिफरेंशिएशन हम लिख लेते हैं, या उसके लिए हम तो डेफिनेशन और उसके एक्सप्लेनेशन एक साथ कर लेते हैं। वेट एक साइड लिखो, एक साइड लिखो मास। एक साइड लिखो वेट, एक साइड लिखो मास। इट इज द फोर्स, ये एक प्रकार का फोर्स है, विथ विच मास अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, है ना, कि जो मास है वो अट्रैक्ट कर रहा है, जो तो मास है वो अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की ओर। ये एक प्रकार का फोर्स है। तो वेट हम जब बोलते हैं, हम ये कहते हैं ना कि हमारा वेट कितना है बॉडी का, तो बॉडी का वेट एक्चुअली, हम तो वेट नहीं मेजर करते। हम लोग जैसे कोई पूछता है कि तो वेट तो कितना है, तो हम बोलते हैं 50 kg, 60 kg, 70 kg, जो भी है तुम्हारा वेट। अब तुम अपना जानो कि जो वेट हम बोलते हैं कि 50 है, 60 kg है, ये एक्चुअली हमारा तो वेट नहीं है, ये हमारा मास है। तो हमारा जो वेइंग मशीन है, ये हम अपने क्लास में देख चुके हैं। वैसे वेइंग मशीन एक्सपेरिमेंट भी किया है हमने लिफ्ट में, अगर आपको याद हो। तो वेइंग मशीन जो है वो यहाँ पे एक्चुअली हमें मास कैलकुलेट करके दे रहा है। इसको तो मास मशीन बोलना चाहिए, बट ठीक है, कुछ सोच के ही रखा गया होगा ना। तो इसका नाम होना चाहिए था मास मशीन, क्योंकि ये मास मेजर करके दे रहा है। वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू ग्रेविटी। कि तो मास को जब हम तो ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेट। ठीक है, ये हो गया वेट। अब मास क्या है? द ऑफ मैटर द अमाउंट ऑफ मैटर और द एक्चुअल एक्चुअल कंटेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मास। सिंपल सा है ना, कुछ तो इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल सी बात है कि जितना तो मैटर तुम्हारे तो बॉडी, मतलब कि बॉडी में है, और एक्चुअल जो कंटेंट जो तुम्हारे बॉडी में है, उसका अमाउंट, उसी को बोलते हैं हम मास। ठीक है, वो तो किस अमाउंट में है, तो एक यूनिट में हमें उससे मेजर करना पड़ता है। तो वो यूनिट हमने तो ग्राम लिया हुआ है, तो ग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग उसको ग्राम और तो किलोग्राम में हम उसको शो कर देते हैं कि इतना तो केजी हमारा वेट है। ठीक है, किसी को सुना नहीं होगा कि 72.5 kg, 72.1 kg, वो एक तो लमसम अमाउंट होता है, 72, 73 ऐसे करके वो काउंट होता है, या तो 50, 60, जो भी तुम बात करो। दूसरा, वेट जो है, वेट डिपेंड्स ऑन, वेट किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन छोटा जी। वेट छोटा जी पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। ठीक है, सो अब ऐसा है क्या कि तुम अगर अपने तो वेट को अलग अलग लोकेशन के ऊपर तुम तो मेजर तुम कर रहे हो। जैसे हमने कहा कि पोल पे वो ग्रेविटेशन ज़्यादा होता है। पोल पे ग्रेविटेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे छोटी जी की वैल्यू उसमें ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ इक्वेटर। तो तुम इक्वेटर वाले एरिया में जाओगे, तुमको अपने वेट में थोड़ा सा वेरिएशन दिखेगा इन कंपैरिजन ऑफ द, जो तुम्हारा तो वेट पोल पे आएगा, वो थोड़ा वेरिएशन दिखेगा तुमको। उसका रीज़न वही है कि जो उसका वैल्यू है वो छोटे जी पे, छोटे जी नहीं, छोटा जी पे वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, इट इज़ वेरिएबल। इट इज़ वेरिएबल। अगला, मास जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। मास डिपेंडेंट नहीं है, डजेंट डिपेंड ऑन जी। मास इंडिपेंडेंट है, वो जी पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा, एसआई यूनिट न्यूटन है। हम जब तो वेट बोलते हैं ना, वेट कितना है, तो उसको कभी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि, हमें ये नहीं बोलना होता है किलोग्राम, कितना किलोग्राम है। इसका यूनिट ही न्यूटन है, न्यूटन इसकी यूनिट है। ठीक है, किसी का वेट तुम पूछ रहे हो तो उसे न्यूटन में बताना चाहिए। लेकिन एसआई, अगर हम इसकी देखें, एसआई यूनिट देखें अगर तो मास की, तो वही केजी है। तुम केजी बताते हो कि न्यूटन बताते हो, देख लो। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, अब कैसे वेक्टर?
क्योंकि एक तो मास नीचे की ओर यहाँ पे एक तो वेट यहाँ पे यहाँ पे ग्राउंड पे इन्फोर्स कर रहा है, तो उस पे तो डायरेक्शन मैटर करता है। इसमें इट इज़ अ स्केलर, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें आता है फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या है? व्हाट इज़ फ्री फॉल? तो फ्री फॉल जो है ये है जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, सिर्फ उस पर इन्फ्लुएंस किसका हो रहा है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का, इज कॉल्ड फ्री फॉल। अब देखो यहाँ ओनली वर्ड लगाना रह गया है, लेकिन ठीक है, समझ जाओ कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल तो करते वक्त, तो ही उससे फ्री फॉल कहेंगे। सिर्फ ग्रेविटी उस पर इन्फ्लुएंस करना चाहिए, अदर थिंग्स नहीं करना चाहिए। जैसे अगर नॉर्मली हम देखें ऊपर से कुछ, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को अगर हम छत से नीचे की ओर हम गिराएं, 24-25 फ्लोर अगर ऊंचाई से हम उसे नीचे गिरा रहे हैं, तो वो ऊपर से गिरता वक्त उस पर ग्रेविटी तो लग रही है, वो ठीक है, बट उस पर एयर प्रेशर, विंड प्रेशर, मतलब विंड एयर ऑब्वियसली की तो एयर प्रेशर उस पर अलग से लग रहा है, उस पर एयर का फ्रिक्शन है, उस पर अदर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, डिफरेंट थिंग्स लग सकते हैं, है ना। तो ये सब जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं करनी चाहिए, अदर फोर्सेस इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उस पर जो ग्रेविटी है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वो इन्फ्लुएंस करना चाहिए, तो उसे फ्री फॉल कहेंगे। ठीक है। अब क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मास एम, जब वो ड्रॉप होता है, तो जब वो तो गिरता है, ठीक है, नीचे की ओर मूव कर रहा है, अगर तो मास, ठीक है, मास जो है वो नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो उससे क्या होता है? वेलोसिटी उसकी तो बढ़ती जाती है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि उससे वो जितना ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के उतना तो पास आ रहा है, वो उतना ज़्यादा, वो तो ग्रेविटी मतलब छोटा जी की वैल्यू वो गेन कर रहा है। जितना क्लोज होता है जी उतना बड़ा होता है, हमने देखा है। जितना दूर होता है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ग्रेविटी उतना कम होता है। तो इसलिए ऊपर से कोई चीज़ तो गिर रहा है नीचे की ओर, तो जितना वो पास आएगा धरती के या फिर ज़मीन के, वो उतना ज़्यादा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर होगा, तो इसी को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी भी देख के आए हम लोग। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ अर्थ है, यहाँ पे मास फॉल कर रहा है, मास फॉल कर रहा है। अब बिल्कुल ही नया एक तो टॉपिक है जिसका कोई रिलेशन नहीं है अब तक की पढ़ाई से, वो स्टार्ट होता है जिसका नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब सबसे पहले हम समझते हैं थ्रस्ट क्या है। तो थ्रस्ट सिंपल सा थिंग ये है कि थ्रस्ट जो है कोई भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला, कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स है। अगर उस ऑब्जेक्ट पे हम इंक्लाइंड फोर्स है वो अगर हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, इंक्लाइंड फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये मेरा थ्रस्ट नहीं कहलाएगा, ये नो थ्रस्ट होगा। थ्रस्ट ओनली परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये है थ्रस्ट। तो इसको हम क्या लिखेंगे? थ्रस्ट इज अ परपेंडिकुलर, थ्रस्ट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स। थ्रस्ट जो है वो परपेंडिकुलर फोर्स है। ठीक है। अगला प्रेशर क्या है? प्रेशर, व्हाट इज अ प्रेशर? प्रेशर क्या है? इसको हम तो डिफाइन करते हैं तो कैसे, क्योंकि जो ये थ्रस्ट है वो तो कितने एरिया के ऊपर लग रहा है उसके अनुसार हम बोलते हैं कि उस पर प्रेशर कितना है। इसका फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो इसको लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट along per unit area is pressure।
थ्रस्ट अलोंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पे कितना थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है उसको हम कहेंगे प्रेशर। ठीक है, फॉर्मूला है थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो यहाँ तो थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स है अभी अभी देखा, ये एक प्रकार का फोर्स है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, जिसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे देखो एसआई यूनिट जो है ना ये बहुत इसको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती अगर तुम्हें फार्मूला याद है तो। फार्मूला से तुम एसआई यूनिट कभी भी कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो कुछ यूनिट्स होती है जैसे कि न्यूटन है, एम्पियर है, ये सब हमें याद करने पड़ते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। तो ये उनके उनके इन्वेंशन को हम एक प्रकार से क्रेडिट करते हैं, इनके तो नाम को रख के रिस्पेक्ट पे के हिसाब से रखा जाता है। ठीक है, इसकी एक और यूनिट होती है सीजीएस यूनिट जिसको बोलते हैं, सीजीएस यूनिट, वो है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला आता है हमारा यहाँ टॉपिक। अच्छा हाँ, एक अगला तो टॉपिक से पहले, यही जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, इसी को हम तो पास्कल भी कहते हैं। अब ये भी पास्कल भी किसी के नाम पे है, ये भी एक साइंटिस्ट है, तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा। तो ऐसा यूनिट तुम न्यूटन मीटर स्क्वायर तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो कर सकते हो, वो तो तुम फॉर्मूला से कर लोगे, लेकिन तो पास्कल इज ए यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ द प्रेशर, ये तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे अगला टॉपिक देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक तो प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बहुत सारी तो बातें हुई हैं, बहुत बार हमने डिस्कस किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कुछ है बताने को इसमें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर वो चीज़ जो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से शेप और साइज अपना तो बदलता है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वो चाहे तो पानी की बूंद हो, वो या एक सबमरीन हो। सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि एक ऐसा प्रेशर है ये जो एटमॉस्फेयर लगाता है। एटमॉस्फेयर हर वक्त लगा रहा है, हर समय, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है, अब जितना हाइट ज़्यादा होता है, एक एक फैक्ट है, जितना हाइट ज़्यादा होगा, ऑल्टीट्यूड जिसको हम बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, यानी कि तुम तो माउंटेन्स में जाओगे, माउंटेनियस रीजन पे, हिली एरियाज में, तो वहाँ एयर प्रेशर तो कम होता है। और इसी का रीज़न ये है कि जब तुम माउंटेन में जाते हो, माउंटेनियस रीजन में जाते हो, तो कुछ लोगों को देखा होगा, ये तो मनाली शिमला वाला नहीं बोल रहे हैं, ये हम बात ये कर रहे हैं कि जब तुम तो ट्रैकिंग करते हो, बहुत अच्छी खासी हाइट पे तुम हाइट अटेन करते हो, तो उस वक्त में क्या हो रहा होता है कि एयर प्रेशर वहाँ मिनिमम होता है। बहुत लोगों के साथ ऑब्जर्व किया होगा, नोज ब्लीडिंग बहुत कॉमन है, तो वो होती है उनके साथ। वो इसलिए होती है क्योंकि इंटरनल जो तो बॉडी का प्रेशर है, जो हमारे तो वेसल्स का प्रेशर है ब्लड का, वो तो स्टेबल है जब हम नीचे होते हैं, लेकिन हम जब ऊपर जा रहे हैं तो वो तो मेंटेन तो अपना प्रेशर किया हुआ है हमारे तो बॉडी, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो घट गया। तो एटमॉस्फेरिक तो प्रेशर जैसे ही तो घटता है, हमारा जो बॉडी का ब्लड का प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर, वो इन तो कंपैरिजन बॉडी बीपी, इन कंपैरिजन ऑफ एटमॉस्फेरिक तो प्रेशर वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है, तो इस कारण से नोज ब्लीडिंग की शिकायत आती है, क्योंकि अंदर से जो हमारा तो ब्लड है वो बाहर आना तो चाहता है। आगे देखेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। ठीक है, अब तो प्रेशर इन फ्लूइड, प्रेशर इन फ्लूइड, प्रेशर इन फ्लूइड। अब जो फ्लूइड है वो कोई भी कंटेनर में तुम रखते हो, जब तुम किसी तो कंटेनर में फ्लूइड को रखते हो, तो वो हमेशा तो प्रेशर एक्सर्ट तो करता है उसमें। अगर हमने एक तो बॉल डाल दिया, एक बॉल हमने डाल दिया, तो ये जो बॉल है इस पे फ्लूइड जो है वो हर एक जगह से इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा, इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, हर एक लोकेशन से कोशिश करेगा इस पे प्रेशर अप्लाई करने की। ठीक है, तो इसको लिखेंगे प्रेशर exerted by fluid in a container, in a container
in which it is placed। ठीक है, जिस कंटेनर में हम रखेंगे इसको, ये उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब जो प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर होता है फ्लूइड का, ये इंक्रीज होता है विथ डेप्थ। तुमने देखा होगा जो अंडर वाटर डाइविंग कर रहे होते हैं, वो एक डेप्थ के बाद जाने से रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनके सिलेंडर्स उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वो उसके लिए ज़्यादा डीप नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए एडवांस सबमरीन्स है, वो सब जो होते हैं वो तो बहुत ही डीप तो बेड में जाते हैं सी के, लेकिन नॉर्मली विदाउट एडवांस इक्विपमेंट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये फ्लूइड जो है बहुत ही कॉमन तो टर्म है। फ्लूइड का मतलब होता है एवरीथिंग दैट कैन फ्लो। हर वो चीज़ जो फ्लो कर सकता हो उसको फ्लूइड कहते हैं। तो ये इसमें तो गैसेस भी आते हैं और लिक्विड्स भी आते हैं। ठीक है, ये सब कुछ फ्लूइड है। अब एक टॉपिक तुमने यहाँ देखा है तो बायंसी तुम्हें याद होगा, बायंसी। अब वाटर पे अगर आ गए हैं तो अब तो बायंसी की बात करेंगे। तो बायंसी का मीनिंग है कोई भी ऑब्जेक्ट तो कितना तो बायंट है, वो तो कितना वाटर में अपवर्ड फोर्स को मेंटेन कर सकता है। वो ऑब्जेक्ट पानी में डूबेगा नहीं डूबेगा, पानी में तो तैरेगा, है ना, वो बोलते हैं सिंक, और सिंक होगा या फिर वो फ्लोट करेगा, वो है बायंसी। तो ये एक प्रिंसिपल है, इट इज द प्रिंसिपल बाय विच, एक प्रिंसिपल है बाय विच फ्लूइड exert fluid exerts a net upward force which is called buoyant force, जिसको हम buoyant force कहते हैं। और इसी को हम अप थ्रस्ट भी कहते हैं, अप थ्रस्ट। ठीक है, when it is immersed in a fluid, जब इसको फ्लूइड में इमर्स करते हैं। अब यहाँ पे ये है कि एक तो कंटेनर है, मान लो ये, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस पे देखना है इस पे क्या हो रहा है कि एक तो बायंट फोर्स है, बायंट फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, ये पूरा तो पानी से भरा हुआ है। एक तो बायंट फोर्स ऊपर की ओर लगता है, अपथ्रस्ट बोलते हैं ना, तो अपथ्रस्ट ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स है, तो बायंट फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और इस पे इस पे वेट अप्लाई होगा, एक वेट अप्लाई होगा, तो मास इंटू ग्रेविटी लगेगा, है ना, जिसको हम वेट कहते हैं। अगर वेट इज तो ग्रेटर देन एफ बी हो गया, वेट अगर ज़्यादा हो गया, बाइंड फोर्स अगर तो कम हो गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंक हो जाएगा। अगर फोर्स जो बाइंड फोर्स है वो वेट के बराबर हो गया तो फ्लोट करेगा, और अगर बाइंड फोर्स ज़्यादा हो गया वेट से तो विल राइज अपवर्ड, तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा, राइज अपवर्ड, है ना, राइज अपवर्ड, ऊपर की ओर आ जाएगा। अब इसी से आता है आर्किमिडीज, इसके आगे अगला स्टेप में आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसके अगले स्टेप में, और तो लास्ट टॉपिक है आई थिंक सो। एक आर्किमिडीज है और एक फिर तुमको रिलेटिव डेंसिटी है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखो, एक बार इसको वन शॉट में देख जाओ, बहुत जल्दी तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा। अब इसके लिए एक डेफिनेशन इसका लिखेंगे पहले। इट स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट is immersed completely, when an object is immersed completely or partially, it displaces same fluid। ठीक है, the weight of displaced fluid is equal to the buoyant force act on that object।
अब यहाँ बोलने का ये है मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम तो फ्लूइड में अगर हम सब इमर्स कर दें उसमें अगर हम डालें तो वो तो कंप्लीटली या तो पार्शियली, तो उससे अगर तो कोई वाटर है अगर वो उससे बाहर आ रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, क्योंकि वो अगर वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो जो एक स्पेस अपना वो तो मेंटेन करेगा, तो उस स्पेस में जो वाटर था ऑलरेडी वो डिस्प्लेस करेगा। तो वो जो वाटर अगर जितना भी वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका अगर हम तो वेट निकाल लें, उसका जो वेट निकाल ले तो वो बाइंड फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये एक मान लो कंटेनर है जो कि पानी से लबालब भरा हुआ है, पानी से लबालब भरा हुआ है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसमें इसमें हमने एक छोटा सा, चलो तो पर्पल कलर का बॉल हमने डाल दिया। ये बहुत अच्छा सा बॉल इसमें डाला। वैसे ही हुआ क्या, यहाँ से जो वाटर है, यहाँ से जो वाटर है वो थोड़ा स्पिल आउट हो गया। ठीक है, अब इस वाटर को हमने एक छोटे से कंटेनर में कलेक्ट कर लिया और इसको वेट किया। ठीक है, तो इसको वेट करने से जो भी इसका वेट आया वो वो बायंट फोर्स के बराबर होगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज ने ऐसा कहा है। ठीक है, अब इसमें एक फोर्स लगता है, इसी को बोलते हैं बाइंड फोर्स, अपवर्ड थ्रस्ट, अप थ्रस्ट फोर्स। और एक तो नीचे की ओर इस पे इसकी तो नीचे की ओर एक इसका अपना वेट जो तो इसका मास है, तो इसका वेट हो गया W। तो ये जो तो वेट है, ये इसका जो यहाँ पे तो वेट होगा, जो भी इसका अपना वॉल्यूम होगा वो यहाँ पे अपना स्पेस तो मेंटेन करेगा, और ये जो तो पानी है ये बाहर आया, ये जो है ये इसका बाइंड फोर्स बताएगा कि इसमें तो कितना बाइंड फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो एफ बी जो है तुम्हारा ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर है, लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर है कि इससे कितना लिक्विड बाहर गया उसके वेट के बराबर बायंट फोर्स होता है। ठीक है, तो अब तो वेट का फॉर्मूला तुम जानते हो, मास ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटी, मास ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी होगा। अब इसमें तुम यहाँ पे एक यहाँ कॉन्सेप्ट है उसको लेके आना पड़ेगा, डेंसिटी का। डेंसिटी ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम के रेशियो को हम डेंसिटी कहते हैं, मास एंड वॉल्यूम। डेंसिटी को हम लोग इस सिंबल से दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं, मास अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, यूनिट होता तो केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अब यहाँ से रो इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी है, तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी होगा। तो यहाँ एफ बी इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि रो ऑफ लिक्विड इंटू वी ऑफ लिक्विड इंटू जी, कह सकते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा निकल के आता है, डेंसिटी और बाइंड फोर्स, या फिर डेंसिटी और तो वॉल्यूम के हेल्प से, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के हेल्प से हम लोग बाइंड फोर्स कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा अगला आता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, अब रिलेटिव डेंसिटी में देख लो, ये जब तो डेंसिटी तुम जान रहे हो मास अपॉन वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये भी एक रेशियो ही है। ठीक है, रिलेटिव यानी कि रिलेट करना किसी चीज़ के साथ, किसी से रिलेशन तुम मेजर कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का रेशियो, तो आर डी इज इक्वल्स टू होता है रो सब्सटेंस अपॉन रो वाटर। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, को ही हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे
टॉपिक कंप्लीट होता है तुमको हम इसके साथ साथ अभी अभी जो इसके एमसीक्यू है वो भेज दे रहे हैं, वो कंप्लीट करो, कुछ क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करो, फिर उसके बाद जो भी तो डाउट है एक बार मुझको बताओ, ठीक है?